जिलों के जॉम्बीज खिड़कियों के शीशे तोड़कर नीचे गिरने लगे, मानो आसमान से ओले गिर रहे हों। वे सीधे नीचे खड़ी बचाव टीम और लोगों पर आ गिरे। भले ही नीचे गिरने से उनकी हड्डियां टूट चुकी थीं, फिर भी वे रेंगते हुए आसपास के इंसानों को नोचने और काटने लगे। मेरी किस्मत खराब थी। एक गिरते हुए शीशे के टुकड़े से मेरा हाथ कट गया, लेकिन लिन शैनशैन की किस्मत और भी बुरी थी। शीशे का एक बड़ा टुकड़ा उसके दाहिने पैर के आर पार हो गया और वह सीधे जमीन पर बैठ गई, जिससे उसकी चलने फिरने की क्षमता खत्म हो गई। पर सबसे बुरा हादसा लिन शैनशैन के पिता के साथ हुआ। जमीन पर रेंगते हुए एक जॉम्बी ने सीधे उनके पैर के टखने एंकल को चबा लिया। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें काट लिया गया है, उन्होंने अपनी बंदूक के बट से जॉम्बी का सिर कुचल दिया। फिर उन्होंने अपनी राइफल लिन शैनशैन की तरफ फेंकी और अपनी पिस्तौल मेरी तरफ बढ़ा दी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं लिन शैनशैन को लेकर यहाँ से तुरंत भागूं और वह खुद पीछे रहकर हमें कवर देंगे। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि एक और जॉम्बी ने उन पर हमला कर दिया और सीधे उनकी गर्दन को बेरहमी से काट दिया। इस आखिरी पल में वह अपनी बेटी को देख रहे थे और उनकी आंखों में गहरा दर्द और जुदाई का गम था। वह बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनका खुला हुआ मुंह अब कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। आवाज नहीं निकल पा रही थी, उनके मुंह से केवल खून बह रहा था। यह नजारा देखकर लिन शैनशैन पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। इस वक्त मैं भी जानता था कि जब मैं अपने इंसानी रूप में हूँ तो काटे जाने पर मेरी भी मौत हो जाएगी। मैंने पिस्तौल को कसकर पकड़ लिया, लेकिन मुझे पक्का भरोसा नहीं था कि मैं इस बंदूक के दम पर वापस सुपरमार्केट तक सुरक्षित भाग पाऊंगा या नहीं। तभी अचानक मेरा ध्यान लिन शैनशैन के हाथ में मौजूद राइफल पर गया और मेरे मन में एक विचार आया। यह ऑटोमेटिक राइफल काफी भारी है। लिन शैनशैन जैसी छोटी लड़की शायद इसे ठीक से इस्तेमाल न कर पाए। क्यों ना मैं अपनी पिस्तौल से उसकी राइफल बदल लूं। लेकिन अभी मेरे मन में यह ख्याल आया ही था कि लिन शैनशैन ने बेहद प्रोफेशनल अंदाज में तुरंत राइफल का रुख मेरी तरफ कर दिया। उसकी आंखों को देखकर साफ लग रहा था कि वह कोई मजाक नहीं कर रही है। ये देखकर मैंने तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। मेरा दिल दहल गया कि आखिर माजरा क्या है। क्या उसने मेरे मन की बात भांप ली थी? इससे पहले कि मैं अपनी सफाई में कुछ कहता, उसने गोली चला दी। ठां ठां की आवाज के साथ कुछ गोलियां सीधे मेरी जांघों के बीच से कूदांग क्रॉच के नीचे से सनसनाती हुई निकल गईं और मेरे पीछे मुझ पर झपट रहे एक जॉम्बी को ढेर कर दिया। यह देखकर मैंने थूक गटका और मेरे पैर कांपने लगे, क्योंकि मुझे साफ महसूस हुआ था कि जब लिन शैनशैन ने पहली गोली चलाई तो वह मेरे शरीर से महज कुछ सेंटीमीटर की दूरी से गुजरी थी। अब मुझे समझ आया कि उसके पिता ने वह राइफल उसकी तरफ क्यों फेंकी थी। दरअसल उसे बंदूक चलानी आती थी और उसका निशाना बेहद अचूक था। गोली चलाने के बाद लिन शैनशैन जोर से चिल्लाई, मूर्ख, जल्दी यहाँ आओ और मुझे उठाकर यहाँ से भागो। उसकी डांट सुनकर मैंने तुरंत अपना पिछला विचार दिमाग से निकाल दिया और लिन शैनशैन के कहे अनुसार उसे अपने कंधों गर्दन पर बैठा लिया, क्योंकि इस पोजीशन से उसे गोलियां चलाने में आसानी होती। इस समय चारों तरफ इतनी अफरा तफरी मची थी कि किसी का ध्यान मुझ पर नहीं गया। वहीं कुछ ही दूरी पर जो लोग जॉम्बी द्वारा काटे जा चुके थे, वे जानते थे कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्होंने भागना छोड़ दिया और दूसरों को बचाने के लिए जॉम्बीज को रोकने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मैंने चुपके से अपना मास्क पहना और तुरंत जॉम्बी रूप धारण कर लिया। जॉम्बी बनते ही मेरे अंदर ताकत का सैलाब आ गया और मेरी गर्दन पर बैठी लिन शैनशैन अब मुझे उतनी भारी नहीं लग रही थी। मैं तेजी से उसी सुपरमार्केट की तरफ भागा जहां मैं पहले रुका था। भले ही मैं जॉम्बी बन चुका था, लेकिन मेरे साथ लिन शैनशैन जैसी एक जिंदा इंसान थी, इसलिए 3 जॉम्बीज हमारे पीछे लग गए। पर लिन शैनशैन ने पीछे मुड़कर कुछ सटीक शॉट्स दागे और वे तीनों जॉम्बीज तुरंत ढेर हो गए। सुपरमार्केट के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने लिन शैनशैन को अंदर भेज दिया, फेंक दिया और खुद वापस मुड़ने लगा। मुझे पूरा भरोसा था कि लिन शैनशैन दरवाजे की दरारों को सील करने का तरीका जानती होगी। आखिरकार वह इतनी बड़ी कयामत में अब तक जिंदा जो रही थी। लेकिन तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम अंदर नहीं आ रहे? पर इस वक्त अगर मैं अपना मुंह खोलता तो सिर्फ जॉम्बी की भयानक दहाड़ निकलती। मैं बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैं उन लोगों की तरफ बढ़ा जो दूर फंसे हुए छात्रों को बचा रहे थे, ताकि यह पता कर सकूं कि वे जिस सेफ जोन सुरक्षित क्षेत्र की बात कर रहे थे वह कहां है। इस समय बचाव टीम बाहर की तरफ भाग रही थी और मैं पीछे से राइफल तानकर उनका पीछा कर रहे जॉम्बीज पर गोलियां चलाने लगा। लेकिन मैंने पहले कभी बंदूक नहीं चलाई थी, इसलिए दूर से मेरा एक भी निशाना नहीं लग रहा था। मजबूरन मुझे बिल्कुल पास फेस टू फेस जाकर गोलियां मारनी पड़ी। जल्द ही मेरी बंदूक की गोलियां खत्म हो गईं। मैंने राइफल को वहीं फेंका और अपनी पीठ पर टंगी फायर एक्स कुल्हाड़ी निकाल ली और जॉम्बीज को काटना शुरू कर दिया। लेकिन जॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी। मैं एक को काटता तो पीछे से 3-4 और आ जाते। जब बचाव टीम स्कूल के मेन गेट पर पहुंची तो बाहर से जॉम्बीज का एक बहुत बड़ा झुंड अंदर घुस आया। वे सभी गोलियों की आवाज सुनकर आकर्षित हुए था। अब बचाव टीम जॉम्बीज के बीच बुरी तरह घिर चुकी थी और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। निराशा और ढहते हौसले के बीच किसी ने हैंड ग्रेनेड हाथ का बम का पिन खींच दिया। उस धमाके से कई जॉम्बीज चीथड़ों में उड़ गए, लेकिन उस धमाके के शोर ने और भी ज्यादा जॉम्बीज को स्कूल कैंपस की तरफ खींच लिया। मैंने भी अपने हाथ रोक लिए, क्योंकि जॉम्बीज इतने ज्यादा थे कि उन सबको अकेले मारना नामुमकिन था। मैं चुपके से वापस टीचिंग बिल्डिंग में छिप गया। मेरा अब सुपरमार्केट जाने का कोई इरादा नहीं था। वहाँ खाना, पानी, दवाइयाँ और पट्टियाँ जैसी जरूरत की हर चीज मौजूद थी, इसलिए लिन शैनशैन आराम से वहाँ सुरक्षित रह सकती थी। बाहर हजारों मरे हुए जॉम्बीज पड़े थे, जिनकी ऊर्जा सोखने का मुझे अभी तक मौका नहीं मिला था। लेकिन दिन के उजाले में ऐसा करना ठीक नहीं था, क्योंकि कोई दूसरा जीवित इंसान मुझे देख सकता था।
था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं रात को आकर उनकी ऊर्जा सोखूंगा। वैसे भी इसकी कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि मेरे अलावा मरे हुए जॉम्बीज में और किसकी दिलचस्पी होगी। मेरी इस अनूठी शक्ति का राज गुप्त रहना चाहिए था, यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी इसे छिपाना सबसे बेहतर था। लेकिन माता पिता का ख्याल आते ही मेरे दिल में बेचैनी और घबराहट बढ़ गई। मैं स्कूल के पिछले दरवाजे बैक गेट की तरफ गया ताकि वहां से घर के लिए निकल सकूं। वहां मुझे स्कूल का चौकीदार गार्ड मिला, जो अब जॉम्बी बन चुका था और इधर उधर भटक रहा था। यह देखते ही मैंने अपनी कुल्हाड़ी से जोरदार वार किया, उसकी ऊर्जा सोखी और पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर अपने घर की दिशा में पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। जब मैं अपनी सोसाइटी कम्युनिटी के पास पहुंचने वाला था तो मैंने सोचा कि अगर घर पर कोई होगा तो इन 3 दिनों में घर का राशन और खाना लगभग खत्म हो चुका होगा। इसलिए मैं मुड़ा और सोसाइटी के गेट पर बने पेंगशिलाई सुपरमार्केट के अंदर चला गया। अंदर सब कुछ तहस नहस था। खाने पीने का सामान चारों तरफ बिखरा हुआ था। कैशियर और ग्राहक जॉम्बी बन चुके थे और अंदर घूम रहे थे। बाकी बचे लोगों के लिए यह जगह किसी साक्षात मौत के कुएं जैसी थी, जहां आने की कोई सोच भी नहीं सकता था। राशन ढूंढना तो दूर की बात थी, लेकिन मेरे लिए यह जगह ऐसी थी मानो वहां कोई खतरा ही ना हो। मैंने अपनी पीठ पर एक बड़ा शॉपिंग बैग या ट्रॉली लिया और शान से घूम घूम कर हर तरह का सामान इकट्ठा करने लगा। अगर कोई जॉम्बी मेरा रास्ता रोकता तो मैं सीधे हाथ बढ़ाकर उसे एक तरफ धकेल देता। जल्द ही सारा सामान लेकर मैं सुपरमार्केट से बाहर आया और अपनी सोसाइटी में दाखिल हुआ। कुछ ही पलों में मैं अपनी बिल्डिंग के गेट पर पहुंच गया। इस वक्त मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मन में घबराहट थी। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि मेरा परिवार सलामत हो। जैसे ही मैंने बिल्डिंग का मुख्य दरवाजा खोला, मैं एक जॉम्बी से टकराते टकराते बचा। ध्यान से देखा तो वह पहली मंजिल पर रहने वाले दादाजी, सेकंड एल्डर अंकल थे। मैंने बिना देर किए अपनी कुल्हाड़ी चलाई और उन्हें एक ही वार में 2 टुकड़ों में काट दिया। इस समय मेरी ताकत और रफ्तार 4 वयस्क पुरुषों, अडल्ट मैन के बराबर हो चुकी थी। उनकी ऊर्जा सोखने के बाद मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। लगभग हर मंजिल पर मुझे जॉम्बीज मिले और मैंने उन सबको एक एक करके ठिकाने लगा दिया। जब मैं 6वीं मंजिल पर पहुंचा और अपने घर का मुख्य सुरक्षा दरवाजा एंटी थेफ्ट डोर देखा तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। सीढ़ियों पर इतने सारे जॉम्बीज थे, न जाने मेरे घर वाले वापस लौट पाए थे या घर से निकल ही नहीं पाए थे। मैंने अपना मास्क हटाया और वापस इंसानी रूप में बदल गया। अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था, कुंडी लगी हुई थी। यह देखकर मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। मैंने धीरे से दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी, खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। अगर अंदर कोई जॉम्बी होता तो इस आवाज को सुनकर वह पागलपन में दरवाजे पर झपट पड़ता। अंदर से कोई प्रतिक्रिया न आने का मतलब था कि कम से कम घर के अंदर कोई जॉम्बी नहीं था। मैंने घबराती हुई आवाज में दरवाजे की तरफ चिल्लाकर कहा, पापा, मम्मी, शाओफे, मैं वापस आ गया हूँ। मेरे आवाज लगाने के कुछ ही पलों बाद दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ खुला और एक लड़का तुरंत बाहर की तरफ लपका। ये मेरा छोटा भाई लिन फेई था। हालांकि वह मुझसे 2 साल छोटा था, लेकिन स्पोर्ट्स स्टूडेंट होने की वजह से वह न केवल कद में मुझसे आधा सिर ऊंचा था, बल्कि शरीर से भी मुझसे काफी ज्यादा मजबूत और तगड़ा था। ठीक उसी समय मेरे माता पिता लीन डालेई और वांग फांग भी बेहद व्याकुलता के साथ बाहर निकल आए। उन्होंने बड़े प्यार और चिंता से मुझसे पूछा कि मैं इन पिछले कुछ दिनों से कहां था और यहां तक वापस कैसे आया। मैंने तुरंत वह मनगढ़ंत कहानी सुना दी जो मैंने रास्ते में सोच रखी थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं स्कूल के सुपरमार्केट में फंस गया था और रास्ते में जॉम्बीज से बचते छिपाते किसी तरह सावधानी से घर पहुंच पाया हूं। इसके बाद मुझे भाई लिन फेई से पता चला कि वे लोग पिछले 2 दिनों से भूखे थे। अपने माता पिता के कुछ कमजोर और कम हुए चेहरों को देखकर मैंने तुरंत उनसे कहा कि वे पहले कुछ खा लें, बाकी बातें बाद में होंगी। जब पूरे परिवार ने स्नैक्स से भरा वह बड़ा बैग देखा तो सबके मुंह में पानी आ गया। लिन फेई ने तो तुरंत दूध की एक बोतल उठाई और घट-घट करके पूरी बोतल खाली कर दी। बैग में स्नैक्स के अलावा कुछ चावल, ताजी सब्जियां और मांस भी था। इसे देखकर मैंने तुरंत कहा, जिन चीजों की एक्सपायरी डेट लंबी है उन्हें हम बाद के लिए रख देते हैं। पहले सब्जियां और मीट खा लेते हैं। जब यह खत्म हो जाएगा तो मैं बाहर जाकर और सामान ले आऊंगा। मेरी बात सुनकर माँ तुरंत किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारियों में जुट गईं। शुक्र था कि शहर की गैस, नल का पानी और बिजली की व्यवस्था अभी भी काम कर रही थी, वरना खाना बनाना भी एक बड़ी आफत बन जाता। लगभग 1 घंटे बाद किचन से मीट की इतनी बेहतरीन खुशबू आने लगी कि हम तीनों बाप बेटों के मुंह से एक साथ लार टपकने लगी। कुछ ही देर में हम चारों खाने की मेज के इर्द गिर्द बैठ गए और भूखे भेड़ियों की तरह खाने पर टूट पड़े। तभी अचानक घर में रखा पुराना रेडियो झिर-झिर की आवाज करने लगा। पिताजी ने तुरंत अपने हाथ से चॉपस्टिक या चम्मच रखी और रेडियो के पास जाकर उसे ट्यून करने लगे। कुछ ही देर की मशक्कत के बाद रेडियो पर ब्रॉडकास्ट प्रसारण साफ सुनाई देने लगा। इस विनाशकारी आपदा ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके कारण दुनिया की 90% आबादी जॉम्बी बन चुकी है। वैज्ञानिकों के विश्लेषण के अनुसार यह आपदा ग्लेशियरों, आइसबर्ग्स के पिघलने से मुक्त हुए प्राचीन वायरस, समुद्र में बढ़े परमाणु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसे कई कारणों के एक साथ मिलने से हुई है। देश के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे खाने पीने का सामान इकट्ठा करें और सेना की मदद का इंतजार करें। इसके अलावा सरकार ने हथियारों पर लगा प्रतिबंध, गन बैन हटा दिया है और नागरिकों को आत्मरक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। रेडियो का वह चैनल लगातार इसी संदेश को दोहरा रहा था। पिताजी ने चैनल बदला तो दूसरे चैनल से एक और नई आवाज सुनाई दी। इंटरनेशनल बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ने यह खोज की है